हेलो गाइस, माय नेम इज़ अजय सिंह एंड आज हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइडेड है वेरियस पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में। एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो जो हमारे वेरियस पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में, सेकेंड पार्ट बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, और उसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 18th पार्ट है वो बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के बीच में। तो इमरजेंसी में होता क्या है? तो देखिए, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर है जिसमें सारी की सारी स्टेट्स जो होती हैं वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाती हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आइए देखते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स के बारे में बात होती है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है उसके रिगार्डिंग लॉज बना सकती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उसके रिगार्डिंग लॉज बना सकती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें दोनों बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। बट अगर किसी सेम सब्जेक्ट पे दोनों ने लॉ बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें क्लियरली डिफाइंड है कि स्टेट गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा यूनिटरी में। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉज बना सकती है। ठीक है, इतना क्लियर? तो अब समझते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की ज़रूरत क्या पड़ी। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो एक अलग देश बनाएं और वहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा? इंडिया की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी खतरे में बढ़ जाएगी। तो उस केस में ये जस्टिफाइड है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। और मान लीजिए कोई ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है, तो वहाँ पे भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो वहाँ पे सेकेंड टाइप की इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। थर्ड केस, मान लीजिए कंट्री एक रिसेशन या डिप्रेशन से गुजर रही है, तो उस केस में क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी की बात होती है। पहली है नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में दी गई है। सेकंड है प्रेसिडेंट्स रूल जो कि आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है। और तीसरी टाइप की इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। तो इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है, आप सिर्फ नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल याद रखो, यानी आर्टिकल 352। उसमें आप 4+ करो तो 356 आएगा जो कि प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल है, और उसमें अगर आप 4+ करो तो 360 आएगा जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है। तो इस तरीके से हमको सारे आर्टिकल्स भी याद हो गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ जिससे आपको आने वाली चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएं। तो इंडिया में अभी तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। पहली हुई है 1962 से 1968 के बीच में, सेकंड हुई है 1971 में, और थर्ड हुई है 1975 टू 1977। पहली इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी जब हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था, और वो इमरजेंसी 1968 तक चली थी। इसीलिए 1965 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ तो दोबारा से इमरजेंसी डिक्लेयर करने की कोई नीड नहीं पड़ी। सेकेंड इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, जिसमें इंडिया ने हेल्प करी थी बांग्लादेश को कि वो पाकिस्तान से अलग होके एक नया देश बनाए। और तीसरी इमरजेंसी जो कि मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इमरजेंसी कही जाती है वो स्टार्ट हुई थी 1975 से और ख़त्म हुई थी 1977 में, जो कि डिक्लेयर की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। किन ग्राउंड्स पे? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पे। अब समझते हैं कि इंदिरा गांधी को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या हुआ था कि जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस के चलते उनके पब्लिक ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और उन्हें कहा था कि अब आप आने वाले 6 सालों तक कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकती हैं। तो इस जजमेंट के खिलाफ इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी,
बट सुप्रीम कोर्ट उस टाइम वैकेशन पे था। तो जैसे ही ये बात कि इंदिरा गांधी को उनके पब्लिक ऑफिस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ऑपोजिशन को पता चली, तो उन्होंने उनके रेजिग्नेशन की डिमांड स्टार्ट कर दी और पूरे इंडिया में उनके खिलाफ वाइड स्प्रेड एजिटेशन स्टार्ट हो गए। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात को प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उनसे कहा कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, इंदिरा गांधी ने सारे अपोजिशन मेंबर्स को, मैक्सिमम उनमें से जितने भी अपोजिशन मेंबर्स थे उनको जेल में डाल दिया और वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट वायलेशन स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जांपल, फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत लोगों को ज़बरदस्ती उठा के उनकी स्टेरिलाइजेशन करवाई गई, ज़बरदस्ती जेलों में डाल दिया गया, ठीक है। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने लाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी अमेंडमेंट करी कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होती है 1977 में, टू बी प्रिसाइज 27 मार्च 1977 को इमरजेंसी ख़त्म होती है और फ्रेश इलेक्शंस होते हैं जिनमें इंदिरा गांधी हार जाती हैं और एक नई पार्टी जनता पार्टी सरकार बनाती है। इसकी लीडरशिप के अंदर, मोरारजी देसाई की लीडरशिप के अंदर। तो जनता पार्टी ये एश्योर करती है कि इमरजेंसी लगाना आने वाली सरकारों के लिए थोड़ा टफ बना दिया जाए, इसीलिए वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 को लेके आती है, जिसमें सेफगार्ड ऐड किए जाते हैं ताकि इस प्रोविजन का मिसयूज ना किया जाए। तो अब हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है, कब डिक्लेयर करता है, किन ग्राउंड्स पे डिक्लेयर करता है, यानी रीजंस क्या होंगे जिन बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, और क्या पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अगर अप्रूवल लेना ज़रूरी है तो कितने टाइम पे उनका अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अगर इमरजेंसी को हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो भी हम देखेंगे। इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है आपकी लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे, वो भी देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ता है वो भी देखेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ता है वो भी देखेंगे। हम डिफरेंस देखेंगे कि आर्टिकल 358 और 359 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि कितनी बार अभी तक इमरजेंसी लगी है। और लास्ट में हम देखेंगे कि सेफ गार्ड जो कि जनता पार्टी गवर्नमेंट ने लाए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो क्या सेफ गार्ड्स थे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है और कब डिक्लेयर करता है। डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट। कब डिक्लेयर करता है? व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। तो अगर ये तीन कंडीशन मीट होती हैं, या तो वॉर हो, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या आर्म्ड रिबेलियन हो। जैसे कि वॉर का एग्जांपल है, अगर मान लो हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाता है तो भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। एक्सटर्नल एग्रेशन है, मान लो कोई कंट्री हमारे पे अटैक कर रही है बट हमने अभी तक उसके साथ वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, तब भी डिक्लेयर हो सकता है। और तीसरा केस है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन, मान लो कोई स्टेट है, वहाँ पे लोग आर्म्स लेके इकट्ठा हो जाते हैं, यानी हथियार लेके इकट्ठा हो जाते हैं और मांग करते हैं कि हमें अलग स्टेट चाहिए या अलग ही कंट्री चाहिए, ठीक है। तो वहां पे भी क्या हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट ये तीन चीजें होने से पहले भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज एन इमिनेंट डेंजर। मतलब अगर कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, मान लो रॉ या आईबी उनको कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि इन तीन चीज़ों में से कोई चीज़ होने वाली है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो अब समझते हैं कि ये पूरी प्रोसेस होती कैसे है। देखिए, कैबिनेट जो होती है वो रिटर्न एडवाइस देती है किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं इमरजेंसी, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वो डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है ये जाता है किसके पास, पार्लियामेंट के पास, अप्रूवल और डिसअप्रूवल के लिए। अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती है तो इमरजेंसी चलेगी, अगर इसको डिसअप्रूव करती है तो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। तो पहले जो ये पावर होती थी प्रेसिडेंट को एडवाइस देने की, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास होती थी। यानी अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बोले कि इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता था, जैसे कि 1975 में इंदिरा गांधी ने किया था। बट जब जनता पार्टी आई तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई, जिससे रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट को कंपलसरी कर दिया। अब प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे तो वो सिर्फ खुद से प्रेसिडेंट को रिकमेंड नहीं कर सकता नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए, उसको कैबिनेट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और कैबिनेट एक रिटर्न एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए।
अब देखते हैं किन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो इमरजेंसी देखिए दो टाइप की होती है। नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक इंटरनल इमरजेंसी। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी के जो ग्राउंड्स हैं वो है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन। मैंने बताया था वॉर अगर पाकिस्तान के साथ हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर कोई हम पे बाहर से अटैक कर रहा है बट हमने उसके साथ अभी वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इमरजेंसी के ग्राउंड्स है। अब देखेंगे कि इंटरनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या है। इंटरनल इमरजेंसी का ग्राउंड है आर्म्ड रिबेलियन, कि अगर कोई स्टेट में कोई लोग अगर आर्म्स लेके इकट्ठा हो जाए और वो देश से अलग होने की बात करें तो वहां पे क्या लगाया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी। उसको क्या कहा जाएगा, इंटरनल इमरजेंसी। इससे पहले जो था वो एक वर्ड यूज होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही ना वेग टर्म था। इसी को ग्राउंड बना के इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। तो ये बहुत वेग टर्म है, इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। तभी जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, इस टर्म को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया गया नए वर्ड से, जिसको कहा जाता है आर्म्ड रिबेलियन। अब ये बिल्कुल स्पेसिफाइड हो गया कि आर्म्ड रिबेलियन, अगर कोई हथियार लेके देश से अलग होने की बात करता है तब ही इंटरनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, अदरवाइज इंटरनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। अब देखिए प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कर दी है, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाएगी उसके बाद वही प्रोक्लेमेशन कहाँ पे जाएगी, पार्लियामेंट में जाएगी अप्रूवल, फर्दर अप्रूवल के लिए या डिसअप्रूवल के लिए। तो हम अब देखते हैं कि पार्लियामेंट अगर उसको अप्रूव करता है तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड इट्स कॉन्टिन्यूएंस मस्ट बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगानी है या फिर उसकी अवधि को बढ़ाना है, यानी उसको कंटिन्यू करना है और आगे, तो उसको आपको पार्लियामेंट में अप्रूव कराना ही पड़ेगा। किसी भी हाउस में करा सकते हो, या फिर लोकसभा में या राज्यसभा में। देखिए अगर आपको पार्लियामेंट में कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है तो आपको वोटिंग करनी पड़ेगी। तो वोटिंग के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेजॉरिटीज़ होती हैं। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी। तो अगर आपको इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है या उसको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए लगेगी स्पेशल मेजॉरिटी। इसका मतलब होता है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो आइए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए किसी हाउस की स्ट्रेंथ है 100, ठीक है, 100 उसकी स्ट्रेंथ है। तो स्पेशल मेजॉरिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया बोलता है कि जिस टाइम आप ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हो उस टाइम 50% ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस शुड बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो 100 का 50% क्या हो गया, 50। तो 50% लोग आपके प्रेजेंट होने चाहिए। मान लीजिए उन 50 में से जो लोग आए थे, उन 50 में से 45 ने वोट किया और 5 ने वोट नहीं किया, ठीक है। तो अब हम इन 45 का 67% निकालेंगे, समझे। इन 45 का 2/3 निकालेंगे, यानी 67% निकालेंगे 45 का, जो कि आता है अराउंड 30.15, मतलब 31 के करीब। तो अगर 31 मेंबर्स ने ये वोट करके अप्रूव कर दिया कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन सही था या फिर उसका कंटिन्यूएशन सही है, तो नेशनल इमरजेंसी अप्रूव हो जाएगी बाय द हाउस। अब समझते हैं कि ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या मतलब है। तो मान लीजिए 50 लोग प्रेजेंट थे और उनमें से वोट किसने किया, 45 ने। तो 45 लोग वो हैं जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं। तो हमने किन को काउंट किया, सिर्फ 45 को। तो हमने 45 का 2/3 निकाला, जो कि आया 31 मेंबर्स, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसमें एक और क्राइटेरिया है कि जो ये प्रोक्लेमेशन है शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ के अंदर दोनों हाउस को क्या करना पड़ेगा, इस इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि ये 1 मंथ का पीरियड जो था वो 2 मंथ होता था। इसको 1 मंथ किया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, जो कि जिसका रीजन आपको मैंने पहले बता दिया है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि 1 मंथ के अंदर अंदर दोनों हाउस को इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा। पर जैसे कि आपको पता है लोकसभा इज सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन। लोकसभा हर 5 साल बाद क्या होती है, डिसॉल्व होती है। पर राज्यसभा कॉन्टिन्यूअल चैम्बर है, वो चलता रहता है। उसमें हर 2 साल बाद कुछ मेंबर रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स का इलेक्शन होता है, ठीक है। तो लोकसभा तो डिसॉल्व भी हो सकती है। तो मान लीजिए अगर लोकसभा डिसॉल्व है उस टाइम पे जिस टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, तो इसमें बोला गया है कि जब लोकसभा रीअसेंबल होगी, जब दोबारा चुन के आएगी, तो विद इन 30 डेज, जब से वो चुन के आएगी उसके 30 दिन के अंदर अगर वो इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को
अप्रूव कर देती है तो इमरजेंसी मानी जाएगी, ये लगी हुई है। अगर वो अप्रूव नहीं करती है तो ये क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा और इमरजेंसी वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी को कितने सालों के लिए लगाया जा सकता है। क्या ये 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए लगाई जा सकती है, या फिर ये अनलिमिटेड टाइम के लिए लगाई जा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि इसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए लगाया जा सकता है। पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार में आया था, उसमें ये प्रोविजन डाल दिया गया कि हर 6 महीने पार्लियामेंट्री अप्रूवल मस्ट होगा। मतलब हर 6 महीने बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि वो इमरजेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि नेशनल इमरजेंसी को लगाया कैसे जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि अगर नेशनल इमरजेंसी को हटाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंशन करता है कि अगर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म करना हो तो उसके लिए उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो खुद से चाहता है तो नेशनल इमरजेंसी को रोका जा सकता है। और अगला प्रोविज़न है कि अगर लोकसभा डिसअप्रूव कर देती है उसका कॉन्टिन्यूएंस, मतलब लोकसभा मना कर देती है कि हमने इसको कंटिन्यू नहीं करना है, हमने नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है, तो भी प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, नेशनल इमरजेंसी को रोकना पड़ेगा या रिवोक करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी मोरारजी देसाई के टाइम पे, तो उन्होंने इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके डाली गई थी। तो जो अगला प्रोविजन हम पढ़ेंगे ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है। तो इसमें कहा गया है कि अगर 1/10 मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी 10% मेंबर ऑफ द लोकसभा रिटर्न नोटिस देते हैं स्पीकर को, ठीक है, कि हमने इमरजेंसी को डिसअप्रूव करना है, या फिर अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो वो प्रेसिडेंट को दे देते हैं रिटर्न लेटर, तो स्पेशल सिटिंग बुलानी पड़ेगी 14 दिन में, जिसमें ये डिस्कस होना चाहिए कि क्या वो नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, क्या पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं। फिर उस सेशन में ये डिसाइड किया जाएगा। जैसे अप्रूवल के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, तो डिसअप्रूवल के लिए भी हमें किसी मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। तो डिसअप्रूवल के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और इसके डिसअप्रूवल के लिए आप सिर्फ लोकसभा जा सकते हो, मतलब लोकसभा ही इसको डिसअप्रूव कर सकता है। राज्यसभा के पास इमरजेंसी को डिसअप्रूव करने के लिए कोई पावर नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी से क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी से क्या चेंजेस आते हैं लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे, इसका फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट होता है और इसका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, पहला इसका इफेक्ट देखेंगे हम लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो नॉर्मल टेन्योर होता है वो होता है 5 साल। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी अगर कहीं पे लगी है तो इन दोनों का ही, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा का टर्म हम 1 साल बढ़ा सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, मतलब एक टाइम पे हम सिर्फ इसको 1 साल ही आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी 2022 में अगर इमरजेंसी लगी तो 2023 तक ही बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर हमको इसको 2023 में और बढ़ाना हो तो 1 साल और 2024, इस तरीके से एक एक साल के इंटरवल में इसको हम बढ़ा सकते हैं। अगला प्रोविजन बोलता है कि जो आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा की जो एक्सटेंशन है उसको 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते अगर नेशनल इमरजेंसी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मान लीजिए आज नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है 2023 के जनवरी में, मान लीजिए हम जनवरी में बात कर रहे हैं और जनवरी में नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, तो जनवरी से 6 महीने देखे जाएंगे, उस इंटरवल तक ही हाउस की लेंथ को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आपको क्या कराने पड़ेंगे, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ता है। तो इस बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स में मेंशन्ड है, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 ये बोलता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे, मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, तो उस केस में जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर जितने भी राइट्स हैं, 6 जो फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल 19 बात करता है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। और आर्टिकल 358 ये भी बोलता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, उस केस में स्टेट लॉज बना सकता है, कोई भी लॉज बना सकता है जिससे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर, उनको लिया जा सकता है आपसे। ठीक है, और आप उन लॉज को चैलेंज करने के लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते।
नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉज बना दिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स को लेते होंगे नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, तो दे कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। बट सुप्रीम कोर्ट ने आगे जाके ये कहा था कि ऐसे लॉज जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड ही होंगे वही इम्यून रहेंगे इस चीज़ से, बाकी लॉज जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं होंगे उनको क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 359 की। तो आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो कोई ऑर्डर इशू कर सकता है जिससे आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स लिए जा सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 में जो आपके राइट्स मेंशन्ड है उनको आपसे नहीं लिया जा सकता। बाकी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कोई भी राइट्स आपसे लिए जा सकते हैं, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे लिए जा सकते हैं। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के बारे में, और आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। तो ये राइट्स आपसे नहीं लिए जा सकते, बाकी कोई भी राइट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आपसे लिए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। और अगला पॉइंट है वही कि स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है जिससे वो आपके फंडामेंटल राइट्स ले सकता है एक्सेप्ट कौन से आर्टिकल्स 20 एंड 21। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 358 के अंदर तो एक्सटर्नल इमरजेंसी में ही आपके राइट्स लिए जा सकते हैं, बट आर्टिकल 359 के अंदर दोनों केस में आपके राइट्स लिए जा सकते हैं, इंटरनल इमरजेंसी के केसेस में भी और एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में भी। अगला पॉइंट बोलता है व्हेन प्रेसिडेंट्स ऑर्डर सीजेस टू ऑपरेट एनी लॉ सो मेड इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स सीजेस टू ऑपरेट। जैसे ही प्रेसिडेंट का ऑर्डर खत्म हो जाएगा वैसे ही जो भी लॉ बनाया गया है जो फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर कोई लॉ बनाया गया है नेशनल इमरजेंसी के टाइम में तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं है कोर्ट में जाने की, बट वही जैसा पिछले में डिस्कस किया था कि लॉज रिलेटिंग टू नेशनल इमरजेंसी ओनली वही देखे जाएंगे लॉज। नेशनल इमरजेंसी के अलावा अगर कोई लॉज बनाए गए हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम में ही तो उनको क्वेश्चन किया जा सकता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब हम पढ़ेंगे कि नेशनल इमरजेंसी का सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम 3 हेड्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि एग्जीक्यूटिव रिलेशंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस पे क्या फ़र्क पड़ता है और फाइनेंशियल रिलेशनशिप पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए डिस्कस करते हैं एग्जीक्यूटिव रिलेशंस पे क्या असर पड़ता है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एक्सटेंड डायरेक्टली टू एनी स्टेट। मैंने आपको बताया था कि फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है तो सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास आ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है सेंटर का, किस पे, स्टेट पे, बट स्टेट जो एग्जीक्यूटिव होता है वो सस्पेंड नहीं होता, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है स्टेट में उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, वो ऑपरेटिव रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ऑपरेटिव रहते हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। तो अब देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या चेंज आते हैं। तो पहला चेंज आता है कि पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में जो कि 7th शेड्यूल में मेंशन है उसमें जो सब्जेक्ट मेंशन है उन पे लॉज बना सकती है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, उसको खत्म नहीं किया जाता, पर ओवरराइडिंग पावर आ जाती है आपकी पार्लियामेंट के पास। यानी अगर स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है और पार्लियामेंट भी उस पर कोई लॉ बनाता है तो पार्लियामेंट ओवरराइड कर जाएगा उसके लॉ पे, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ को मान्य नहीं माना जाएगा और पार्लियामेंट के जो लॉ है उसको मान्य माना जाएगा। ठीक है, और थर्ड चीज इसमें है कि प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ जाती है। जो प्रेसिडेंट है वो आपका ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट्स में, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 123। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे चेंज होते हैं। तो इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है कि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर और स्टेट के बीच में होता है उसको प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि जो सेंटर जो स्टेट को ग्रांट्स देता है उसको या तो कम कर सकता है या फिर उसको कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस आते हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में आते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, और बाकी भी हैं, ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब
इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद वाले इलेक्शंस में वो बुरी तरह से हार गई थी और उसके बाद जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने लाया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिससे कुछ सेफ गार्ड्स डाले गए थे ताकि नेशनल इमरजेंसी का मिसयूज फ्यूचर गवर्नमेंट्स ना कर पाए। तो अब हम उन सेफ गार्ड्स की बात करेंगे कि वो क्या क्या सेफ गार्ड्स थे जो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे। तो पहला चेंज किया गया था एक वर्ड का जो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया था आर्म्ड रिबेलियन से। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट अब कर दिया गया है। पहले क्या होता था, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अगर एडवाइस करता था तो इमरजेंसी लग जाती थी, बट अब रिटर्न एडवाइस चाहिए होगी किसकी, कैबिनेट की। ठीक है, पहले क्या होता था कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाती थी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, पर अब क्या चाहिए, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि लोकसभा इनिशिएट नहीं कर सकती थी प्री मेच्योर टर्मिनेशन, बट मैंने आपको क्या बताया है कि अगर 1/10 मेंबर ऑफ द हाउस अगर बोलें तो 14 डेज के अंदर सीट वो करनी पड़ती है, आपकी स्पेशल सिटिंग्स बुलानी पड़ती है। ठीक है, और इसने एक और प्रोविजन डाला कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट को अप्रूव करना ही पड़ेगा। किसको, नेशनल इमरजेंसी को। नेशनल इमरजेंसी चाहती है क्या पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी को और कंटिन्यू करना। अगला पॉइंट है कि पहले प्रेसिडेंट के पास पावर थी इमरजेंसी को हटाने की, पर अब किसके पास कंट्रोल आ गया है, लोकसभा के पास। लोकसभा भी चाहे तो सिंपल मेजोरिटी से आपकी रेवोकेशन कर सकती है किसकी, नेशनल इमरजेंसी की। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।